हेलो फ्रेंड्स। मैट्रिक्स थ्योरी के इस लेक्चर्स में आज हम लोग देखने वाले हैं कि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट करने के बाद उनका मैक्सिमम रैंक कितना हो सकता है। और इसी लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे एक TIFR 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। ऐसे तो वह एक थ्योरी है जिसे रैंक वन मैट्रिक्स भी हम लोग कह सकते हैं, जिसमें एक रो है एक कॉलम है, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें वो दोनों रो और कॉलम नॉन जीरो रो और कॉलम है। सो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो सकता है, तो रैंक वन आता है। सो उसे रैंक वन मैट्रिक्स के भी नाम से जाना जाता है। और इसके बाद इसी लेक्चर्स में हम लोग लेने वाले एक IIT एग्जाम 2006 में मैथमेटिक्स में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। If A and B are two matrices conformable for multiplication, then rank of AB will be minimum of less than equal to minimum of rank of A and rank of B. So सिंपल कि अगर दो मैट्रिक्स दिया हुआ हो, उनका हम मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर हम रैंक फाइंड करें तो वो मैक्सिमम रैंक क्या होगा, वो मैक्सिमम रैंक जो होगा रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी से छोटा होगा। तो आइए देखते हैं इसका छोटा सा प्रूफ कि इफ ए इज अ M क्रॉस N मैट्रिक्स एंड बी इज अ N क्रॉस P मैट्रिक्स, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स कन्फर्मेबल हैं किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो और हमने आगे सपोज किया कि रैंक ऑफ ए इज R1 एंड रैंक ऑफ बी इज R2। और इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी मैट्रिक्स पे अगर हम रो ऑपरेशन लगाते हैं तो उसके नीचे वो कुछ रो को जीरो बना देता है और जितना उसका रैंक होता है उतना नॉन जीरो रो रहते हैं। ठीक है। और यही सेम बात कॉलम मैट्रिक्स में भी होता है कि अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो जितना मैट्रिक्स का रैंक होता है उतना नॉन जीरो कॉलम होता है और बाकी जो कॉलम होते हैं वो जीरो कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स ए पे रो ऑपरेशन लगाया है और मैट्रिक्स बी पे कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया है। ठीक है। तो इसके बाद जो हमने पाया कि अगर हमने सपोज किया था कि ए मैट्रिक्स का रैंक R1 है तो इसके पास R1 नंबर ऑफ रो क्या हो गए, नॉन जीरो, और बाकी जितने रो बचे इस मैट्रिक्स में वो क्या हो गए, जीरो रो। ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स पहला मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रो थे, M नंबर ऑफ रो थे टोटल। सो इसका रैंक R1 है तो यहाँ पे कुल R1 नंबर ऑफ रो पहले क्या हो गए, नॉन जीरो। उसके बाद जो रिमेन रो बचे वो कितने बचे, M माइनस R1, ये क्या हो गए, जीरो रो में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह से अगर हम इस कॉलम वाले मैट्रिक्स में करें तो इसमें जो R2 नंबर ऑफ कॉलम है ये नॉन जीरो कॉलम आएंगे। और उसके बाद जो P माइनस R2, क्योंकि ये N क्रॉस P का मैट्रिक्स था तो P माइनस R2 जो कॉलम बचेंगे वो क्या होंगे, जीरो कॉलम होंगे। अब ये देखिए ये मैट्रिक्स ये 2x1 का हो गया और ये 1x2 का। सो अगर इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, एक 2x2 का मैट्रिक्स मिलेगा। चलिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को। सो पहला एलिमेंट इससे, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि ये अपने आप में एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है जिसे हम एलिमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो देखिए एन एन कॉमन है, सो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो आएगा पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा, CD, और वो CD क्या आएगा, एक मैट्रिक्स आएगा जो R1 क्रॉस R2 का मैट्रिक्स होगा। उसी तरह से जब C मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये एक जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कन्फर्मेबल है कि n रो, इसके पास n कॉलम है, इसके पास n रो है। सो दिस गोज टू जीरो। और बाकी ये वाला किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, क्योंकि ये जीरो मैट्रिक्स है तो इसे पूरे को जीरो बना देगा जिससे हमें ये एलिमेंट मिलेगा। और फाइनली दिस एलिमेंट मल्टीप्लाई विद दिस एलिमेंट, और दोनों जीरो हैं तो फाइनली जीरो आएगा। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करने के बाद वो क्या आया, R1 क्रॉस R2 का एक नॉन जीरो मैट्रिक्स मिला। बाकी सारे मैट्रिक्स, बाकी जो सारे एलिमेंट हैं वो क्या हो गए, जीरो फॉर्म के हो गए। ठीक है। अब हमने सबसे पहले लेक्चर के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जो रैंक में पढ़ा था, रैंक के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, तो वहाँ क्या पढ़ा था कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसको R1 क्रॉस R2 का है या M क्रॉस N का है, वहाँ पे हम लोगों ने देखा M क्रॉस N का मैट्रिक्स है तो उसका जो रैंक होता है वो क्या होता है, मिनिमम ऑफ M1 और M और N में से जो मिनिमम होता है उससे छोटा होता है। क्यों, क्योंकि जब हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालते हैं तो बाय डिफिनेशन हम क्या ढूंढते हैं, उसमें स्क्वायर सब मैट्रिक्स ढूंढते हैं, वैसा स्क्वायर सब मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो और उससे बड़े जितने भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स बने उनका डिटर्मिनेंट क्या हो, जीरो हो। ठीक है।
तो ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं, तो वहां से हम कह सकते हैं कि रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन मिनिमम ऑफ R1 एंड R2, क्योंकि यही ये पार्ट था इसके पास जो नॉन जीरो था। अब ये नॉन जीरो में भी ये स्क्वायर बन सकता है, रेक्टेंगुलर बन सकता है। जब ये स्क्वायर बनेगा तो R1 R2 दोनों इक्वल होंगे, तो उस समय तो कोई केस नहीं है, R1 या R2 दोनों जब सेम होंगे। लेकिन जब अलग अलग होंगे तो वहां एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म होगा, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जो रैंक होता है रो और कॉलम में जो छोटा होता है उससे छोटा होता है या लेस देन होता है। चलिए, ये तो बात हो गई कि मैक्सिमम रैंक दो प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस का क्या होगा। अब एक गेट TFR 2011 में एक क्वेश्चन आया था कि एक नॉन जीरो रो दिया हुआ है, एक नॉन जीरो कॉलम दिया हुआ है, और तो रैंक ऑफ बी ए इफ ए वेक्टर जो है, एक रो वेक्टर है जो नॉन जीरो रो वेक्टर है वो ए है, एक नॉन जीरो कॉलम वेक्टर है जो बी है, तो रैंक ऑफ बी ए क्या होगा। तो हम इस क्वेश्चन को अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन इससे एक स्टेप और थोड़ा सा आगे बढ़ के हम लोग इस क्वेश्चन में ये भी फाइंड करेंगे कि रैंक ऑफ ए बी क्या होगा इस रो और कॉलम वाले मैट्रिक्स का। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रो रैंक ऑफ ए बी क्या होगा। उससे भी पहले कि यह एक नॉन जीरो, अगर कोई रो है, नॉन जीरो रो है, या सिंपली अगर हम अभी बात करें कि कोई एक रो दिया हुआ है आपके सामने, रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि उसका रैंक क्या हो सकता है, 1 या 1 से छोटा हो सकता है। अभी हम जीरो और नॉन जीरो की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रो और कॉलम वेक्टर्स या रो या कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो उसका रैंक या तो 1 हो सकता है या 1 से लेस हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। तो उस बेसिस पे हमने लिखा कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड रैंक ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रैंक ऑफ ए बी इज अ नॉन जीरो, सॉरी बी इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स एंड ए इज अ नॉन जीरो, सो इसका रैंक तो एग्जैक्टली 1 होगा। चलिए, अब आते हैं कि क्योंकि रैंक ऑफ ए बी अगर हम पिछले वाले फॉर्मूला से देखें तो क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। और क्योंकि ये दोनों नॉन जीरो रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर हैं, सो रैंक ऑफ ए बी क्या होगा, मिनिमम ऑफ 1 1, मिनिमम ऑफ 1 1 क्या होगा, 1 1 मिनिमम कौन है, दोनों सेम है, तो रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू 1। चलिए, हमने जो थ्योरम प्रूफ किया अभी, उससे हमें मिला कि रैंक ऑफ ए बी जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है, या तो 1 होगा या 0 होगा, क्योंकि रैंक तो निगेटिव होता नहीं है। सो अब हम निकालते हैं पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, कि क्या मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो देखिए, ये 1 क्रॉस n का मैट्रिक्स था और ये n क्रॉस 1 का मैट्रिक्स था, और ये जब दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ तो 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स फॉर्म हुआ। मतलब ये मैट्रिक्स, अब ये क्या था, एक नॉन जीरो रो था, नॉन जीरो रो था और एक नॉन जीरो कॉलम था। सो नॉन जीरो रो और नॉन जीरो कॉलम, नॉन जीरो रो का मतलब होता है सिर्फ एक भी एलिमेंट अगर उसमें नॉन जीरो आ जाए तो रो नॉन जीरो कहलाता है। मान लें हम ऐसा है यहाँ पे कि ये वाला एलिमेंट इसका नॉन जीरो है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, ठीक है, और इसमें ये एलिमेंट मस्ट बी जीरो है, पहला वाला क्या है, मस्ट बी जीरो है, और बाकी सारे जीरो हो या नॉन जीरो हो, कुछ भी हैं, कुछ में से कुछ जीरो है कुछ नॉन जीरो है। जब हम इसका रैंक निकालेंगे तो क्या पाएंगे कि ये सारे एलिमेंट कहाँ पहुंच गए, A1 B1, ये मल्टीप्लिकेशन है सिंपली, कि अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 B1 A2 B2 एंड सो ऑन AN BN तक जाएगा। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई किए तो हमें अभी जो मैंने कंडीशन बताया उस पर क्या आ जाएगा, जीरो, मतलब ये 1 क्रॉस 1 का क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स। अब ये जीरो मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन इसी में एक हम दूसरा कंडीशन लें कि कहीं ऐसा हो जाए कि पहला इस रो वेक्टर का पहला एलिमेंट नॉन जीरो हो और इस कॉलम वेक्टर का भी पहला एलिमेंट नॉन जीरो हो, ठीक है, तब ये दोनों मल्टीप्लाई होके एक नॉन जीरो एलिमेंट दे देगा, उस समय इसका रैंक हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं सिर्फ इस कंडीशन से कि एक नॉन जीरो रो दिया हुआ है और एक नॉन जीरो कॉलम दिया हुआ है तो उसका रैंक क्या होगा। तो बट दिस नॉट नेसेसरी टू रैंक ऑफ ए बी एग्जैक्टली 1, इट मे बी एग्जैक्टली 1 और मे नॉट बी एग्जैक्टली 1। तो यहाँ पे तो सिर्फ दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो 1 होगा या 0 होगा, क्योंकि मेरा थ्योरम पहले ही कंफर्म कर चुका है कि रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू 1, या तो 1 होगा या 0 होगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ एंट्री के पोजीशन पे डिपेंड करता है कि रैंक क्या होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे कि व्हाट इज रैंक ऑफ बी ए। तो सिंपल सा है, रैंक ऑफ बी ए, फिर वही थ्योरम लगाया, रैंक ऑफ बी ए इज द मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ बी एंड रैंक ऑफ ए। सो रैंक ऑफ बी ए क्या होगा भाई, लेस देन 1 होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। ये थ्योरम कर रहा है कि रैंक ऑफ बी ए क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा।
अब हम बी और ए का प्रोडक्ट करते हैं। चलिए, जब हमने बी और ए का प्रोडक्ट किया तो क्या देखा, देखिए ये क्या है, ये n क्रॉस 1 का है मैट्रिक्स और ये 1 क्रॉस n का है, मतलब n क्रॉस n का मैट्रिक्स फॉर्म होगा। यहाँ पे जब n क्रॉस n का मैट्रिक्स फॉर्म होगा तो ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बनेगा। तब अब ये बात तो कंफर्म हो गया, देखिए यहाँ हर एक एलिमेंट का पोजीशन चाहे जो भी हो, हर एक एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट से बारी बारी से मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे पहला रो में b1 a1 के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, इस रो के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई। अगर ये b1 नॉन जीरो था और इसमें से भी कोई नॉन जीरो है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं जाके एक नॉन जीरो एंट्रीज तो मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये नॉन जीरो है दोनों में से कहीं, मतलब ये सारे कॉम्बिनेशन, जितने कॉम्बिनेशन बन सकते थे इससे, वो सारे कॉम्बिनेशन आपके पास आ गए। अगर इसमें भी एक नॉन जीरो एलिमेंट है, इसमें भी एक नॉन जीरो एलिमेंट है, तो वो दोनों नॉन जीरो एलिमेंट कहीं ना कहीं इस n स्क्वायर पोजिशंस में एक जगह जरूर मिलेंगे। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक नॉन जीरो एंट्री बनाएंगे। ठीक है, एक नॉन जीरो एंट्री बनाएंगे। हम बात कर रहे हैं मिनिमम कंडीशन की, क्योंकि ये नॉन जीरो फैक्टर है तो कम से कम एक एलिमेंट को तो नॉन जीरो रहना ही होगा। सो वो नॉन जीरो एक एलिमेंट यहाँ पे देगा। अब ये नॉन जीरो एलिमेंट देगा, इसके अगर ये ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो इसमें हो सकता है 2 3 4 ऐसे नॉन जीरो एंट्रीज हो। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ एक पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन पे नॉन जीरो एंट्रीज मिल जाए, या फिर कुछ और पोजीशंस पे नॉन जीरो एंट्री मिल जाए। लेकिन इससे क्या कंफर्म होता है कि रैंक ऑफ बी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब जब जीरो नहीं हो सकता, ये इक्वेशन 2 हो गया। इससे पहले वाले इक्वेशन जो थ्योरम से हमने निकाला था वो क्या निकाला था कि रैंक ऑफ बी ए इज लेस देन इक्वल टू 1, देन इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि रैंक ऑफ जो बी ए है वो क्या है, 1 है। ठीक है, रैंक ऑफ बी ए 1 है। चलिए, एक और पॉइंट है इसमें कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें तो उसका रैंक चेंज नहीं होता है। बहुत सिंपल सा सवाल है। इससे पिछले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड कॉलम रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और उसी में हम लोगों ने देखा था कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू रो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स एंड कॉलम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। जब दोनों इक्वल होता है तब क्या होता है भाई, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बनता है। और इक्लोन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा था, देखिए पहला वो तो कंफर्म कर दिया कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए का, अगर ए कोई मैट्रिक्स है उसका रैंक मान लीजिए आर है, तो उसके पास आर नंबर ऑफ रो नॉन जीरो रो होंगे और आर नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम होंगे। अब ट्रांसपोज में क्या होता है, ट्रांसपोज में क्या होता है, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले ही हम लोगों ने कंफर्म चुके हैं कि ये जो रैंक है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो और नॉन जीरो कॉलम पे। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ नॉन जीरो रो और नॉन जीरो कॉलम दोनों इक्वल हैं। सो ट्रांसपोज करने पे रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लॉजिकली हमने एक छोटा सा प्रूफ बताया आपको कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए। चलिए, अब एक जैम 2011 या ऐसे कुछ आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो ये देखते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ था कि ए एंड बी दो मैट्रिक्स हैं 3x3 के, रियल मैट्रिक्स हैं, रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 1 है, देन रैंक ऑफ बी ए कांट बी। रैंक ऑफ बी ए नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, यहाँ दिया हुआ है कि रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू क्या है, 1 है। रैंक ऑफ ए बी जब 1 दिया हुआ है तो इस बात से कंफर्म हो जाता है कि रैंक ऑफ ए बी अगर 1 है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। क्यों कि डिटर्मिनेंट जब नॉन जीरो होता तो क्या होता, रैंक ऑफ बी ए क्या होता, 3 होता। जब डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स अगर नॉन जीरो हो जाए तो रैंक क्या हो जाता है, उसका मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर हो जाता है। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू 0, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0। सो अब ये ए और बी डिटर्मिनेंट क्या है, 2 नंबर हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0, देन सो एट लीस्ट आइदर वन ऑफ देम इज 0। एक दोनों में से कोई एक तो 0 होगा ही होगा। सो अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर देते हैं किसका, बी ए का। डिटर्मिनेंट जब हमने बी ए का फाइंड किया तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब रैंक ऑफ बी ए भी 3 नहीं हो सकता। अगर रैंक ऑफ बी ए 3 होता तो इसका क्या होना पड़ता, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना पड़ता। तो हमें ऑप्शंस में बहुत आसानी से मिल गया कि ऑप्शन क्या है, डी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।